नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, समाज में अपराध के खिलाफ कानून बने हैं, लेकिन अपराधों में कोई कमी नहीं हो रही है। और जहां तक बलात्कार की बात करते हैं तो बलात्कार के खिलाफ भी कानून बने हैं। 375 आईपीसी की धारा 375 बलात्कार की परिभाषा करता है और बलात्कार करने वालों को दंड देता है। लेकिन बलात्कार का एक दूसरा रूप है जिसे मैरिटल रेप के रूप में जाना जाता है। और क्या मैरिटल रेप के खिलाफ कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, इस पर पूरा देश, बुद्धिजीवी वर्ग, पत्रकार, महिला संगठन, विधि आयोग, हाई कोर्ट, सब कोई बटा हुआ है। इस पर एक सहमति नहीं बन पा रही है, एक राय नहीं बन पा रही है कि मैरिटल रेप के खिलाफ कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। और अगर देखा जाए तो सामान्य रेप, जो एक महिला की इज्जत को तार तार करता है और उसकी शारीरिक, मानसिक, आत्मिक पीड़ा को उजागर करता है, उस कानून के खिलाफ तो हमने, उस अपराध के खिलाफ तो हमने कानून बना दिया है आईपीसी में 375 धारा। और उसके खिलाफ दंड दिया जाता है। किसी को आजीवन कारावास, किसी को मौत की भी सजा मिल चुकी है और किसी को महीने, 2 महीने या 4 साल, 8 साल, 10 साल, जैसा जज समझते हैं वैसा निर्णय देते हैं, फैसला करते हैं और होना भी चाहिए। लेकिन मैरिटल रेप या वैवाहिक बलात्कार के खिलाफ हमारे देश में कोई भी कानून नहीं है। तो आज इस पर बहस छिड़ी हुई है कि क्या मैरिटल रेप के खिलाफ कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आपको हम बता दें कि दुनिया में कुल 185 देश हैं, जिसमें से 150 देशों में मैरिटल रेप के खिलाफ कानून बने हुए हैं। और वहां पर अगर पति अपनी पत्नी के साथ बलात्कार करता है तो उसे दंडित किया जाता है। और हर देशों में दंड की अलग अलग अवधि है, कहीं कहीं तो आजीवन कारावास तक का दंड दिया जाता है। तो साथियों, लेकिन हमारे देश में अगर कोई पत्नी अपने पति के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज करने जाए या एफआईआर करने जाए तो उसे एफआईआर नहीं कर सकती है, पुलिस वाला उसे लौटा देगा, क्योंकि हमारे यहां पति के द्वारा किया गया बलात्कार को बलात्कार भी नहीं जाता है। लेकिन ऐसा होता बहुत है। और अगर सर्वे कराया जाए तो हमें लगता है कि आधे से अधिक महिलाएं त्रसित हैं बलात्कार को लेकर के, पतियों द्वारा किए जाने वाले बलात्कार को लेकर के। कोरोना काल में आपने देखा होगा, जब लॉकडाउन लगा हुआ था, तमाम महिलाओं ने आवाज उठाई थी कि उसके साथ रेप किया जा रहा है, उसका पति उसके साथ घर में रह करके 24 घंटे वही काम करना चाहता है जो कभी कभार रात में किया जाता है, वही वो दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, हर तरह से। मतलब मैरिटल रेप का एक बहुत बड़ा उदाहरण उस समय सामने आया था, जब पुरुष घर में बंद हो गए थे और बंद होने के बाद उन्हें सिर्फ एक ही चीज नजर आ रही थी और उसके बारे में आवाज उठाई गई थी। तो वो तो एक घटना थी। लेकिन ये जो मैरिटल रेप है ये अक्सर होता है और हर मोहल्ले में, हर गली में, हर शहर में, हर जगह होता है। लेकिन महिलाएं शांत हो जाती हैं, अपने को समझा लेती हैं या घर वाले आसपास के लोगों के समझाने पर मान जाती हैं, लेकिन उनके साथ अत्याचार होता है। और यह अत्याचार क्या जायज है इस लोकतंत्र में? और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि दलित महिलाओं के साथ आए दिन बलात्कार होता है। और अगर एनसीआरबी का डाटा माने पर विश्वास करें तो हर रोज 6 दलित महिलाओं के साथ बलात्कार होता है और ऊंची जातियों के लोग ये बलात्कार संपन्न करते हैं। और उसमें से कितने दंडित किए जाते हैं
यह देखने की बात है, लेकिन हमें तो नहीं लगता कि उसमें से एक को भी दंड मिल पाता है, क्योंकि जिस तरह से योगी सरकार बलात्कारियों के पक्ष में खड़ी हो जाती है, और न सिर्फ बलात्कारियों के पक्ष में खड़ी हो जाती है बल्कि मैरिटल रेप करने वालों के पक्ष में हमारी सरकार, हमारा कानून, हमारी व्यवस्था खड़ी हो जाती है, हमारा विधि आयोग और सबसे बड़ा हमारा आरएसएस खड़ा हो जाता है, तो ऐसे में हम इसे क्या कहेंगे। हमें तो लगता है कि हमारा संविधान जरूर लागू है, भारतीय संविधान जिसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था, लेकिन असली संविधान आरएसएस का चल रहा है, जो कि मनुस्मृति पर आधारित है। मनुस्मृति में महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं दी गई है, न पढ़ाई की, न लिखाई की, न पूजा करने की, न शिक्षा की, और न किसी भी तरह के सामाजिक कार्य करने की। नौकरी की तो बात ही छोड़िए, व्यवसाय की तो बात ही छोड़िए। मनुस्मृति काल में महिलाओं को शादी के पहले बाप के संरक्षण में रहना पड़ता था, शादी के बाद पति के और पति के मरने के बाद बेटे या बेटी के संरक्षण में रहना पड़ता था। तो ऐसे में महिलाओं के खिलाफ जो सदियों से अत्याचार हो रहा है, मनुस्मृति काल से अत्याचार हो रहा है, उसका अंश अभी जीवित है, उसका हिस्सा अभी बचा हुआ है एक मैरिटल रेप के रूप में। और वही मनुवादी सरकार जो आरएसएस के इशारे पर चल रही है, इसे नहीं लागू करना चाहती है, इसे अपराध मानने को तैयार नहीं है और इसके खिलाफ कानून नहीं बनाना चाहती। 2017 में सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने हलफनामा देकर के अपराध मानने से इनकार कर दिया था मैरिटल रेप को, और कहा था, अपने पक्ष में दलील दिया था कि यह वैवाहिक संस्था को तहस नहस कर देगा और इसका गलत इस्तेमाल होगा, और लड़कियां, औरतें इसका गलत इस्तेमाल करके मर्दों को फंसाएंगी और उन्हें दंडित कराएंगी। जिस तरह से कि दहेज कानूनों का दुरुपयोग किया जाता है, उसी तरह से इसका भी दुरुपयोग हो। लेकिन क्या दुरुपयोग होने के डर से हम सदियों से सह रहे महिलाओं के ऊपर अत्याचार को और शादी के बाद पति द्वारा किए गए अत्याचार, खास करके सेक्स से संबंधित अत्याचार को, अगर पत्नी का मन नहीं है, अगर पत्नी के शरीर में दर्द है या पत्नी नहीं चाहती है, तो यह बहुत संवेदनशील मामला बन जाता है कि पति अगर उसके साथ हैवानियत करता है तो उसे एक दंड की कैटेगरी में रखा जाना चाहिए। और इतना ही नहीं, बल्कि दुनिया के 185 देशों में से 185 देशों में से 150 देशों में से अपराध माना जाता है। 34 देश ऐसे हैं जहां पर कि अपराध इसे नहीं माना जाता है। और तो और पड़ोसी देश नेपाल में भी महिलाओं के साथ, पत्नी के साथ रेप करने पर उसे अपराध की श्रेणी में रखा गया है। 1922 में कितने सौ, मतलब लगभग 100 साल से ज्यादा हो गए, सोवियत संघ में इसे अपराध माना गया था। महिलाओं के खिलाफ अगर कोई रेप करता था अपनी पत्नी के ही खिलाफ, उस तो मुकदमे वहां पर दर्ज किए जाने लगे थे और उन्हें दंडित किया जाने लगा था सोवियत संघ में। 1932 में पोलैंड में, उसके 10 साल बाद यानी 1932 में पोलैंड में इसे अपराध घोषित किया गया। 1991 में ब्रिटेन में, 1993 में अमेरिका में इसे अपराध घोषित किया गया था। और इस तरह से 150 देशों में इसे अपराध माना जाता है। और जो कोई भी पत्नी की इच्छा के बगैर पत्नी से बलात्कार करता है, उसके खिलाफ एफआईआर किया जाता है और उसे कोर्ट दंडित करती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ मनुवादी सरकार चल रही है और वो मनुवादी सरकार मनुस्मृति के आधार पर शासन कर रही है। इसलिए अगर दलितों के साथ बलात्कार हो रहा है तो होता रहे, हर रोज 6 महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है तो होता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बल्कि दलित को इसीलिए दलित बनाया गया है ताकि उनका शोषण किया जाता रहे, उनसे सेवा का कार्य कराया जाता रहे और उनकी बहन बेटियों से बलात्कार किया जाता रहे। इसीलिए उन्हें दलित बनाया गया है और इसीलिए उन्हें अधिकार नहीं दिया जा रहा है, उन्हें आरक्षण ठीक से नहीं दिया जा रहा है और उन्हें
उनका सामाजिक हिस्सा जो बनता है वो नहीं दिया जा रहा है। तो सिर्फ दलित ही नहीं बल्कि महिलाएं भी पीड़ित हैं, और अल्पसंख्यक कितना पीड़ित है इसे आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, खुली आंखों से देख रहे हैं कि ताजमहल के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है, कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ बताया जा रहा है, ज्ञानवापी मंदिर को विश्वनाथ मंदिर बताया जा रहा है। इस तरह से मुसलमानों के खिलाफ मनुवादी सरकार का क्या रुख है, दलितों के खिलाफ क्या रुख है, महिलाओं के खिलाफ क्या रुख है, और जितने भी रुख हैं सब मनुस्मृति पर आधारित लगते हैं। मनुस्मृति में न तो महिलाओं के विकास की बात कही गई है, न महिलाओं के संरक्षण की बात कही गई है, न महिलाओं के साथ कोई भेदभाव करने की बात कही गई है, बल्कि मनुस्मृति में महिलाओं को गुलाम बनाए रखने, जाहिल बनाए रखने, अशिक्षित बनाए रखने के लिए एक साजिश के तहत षड्यंत्र रचा गया है। तो इस तरह से हमारे देश में अगर आज की तिथि में देखा जाए तो न अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं, न दलित सुरक्षित हैं, और न महिलाएं सुरक्षित हैं। महिलाएं चाहे वो किसी भी जात की हो, ऊंची जात की हो या नीची जात की हो, मध्यम जात की हो, पिछड़े वर्ग की हो, हर समुदाय की, हर जात की महिलाओं के खिलाफ जो ये मैरिटल रेप का मामला सामने आया है, पहले तो ये सामने आया ही नहीं था, और बहुत समय बाद जब महिलाओं में पढ़ाई लिखाई का जुनून हुआ और वो सामने आई तो इन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई है। और आज बहुत से महिला संगठन, और आपको बता दें कि महिला आयोग भी, चाहे वो राज्य स्तर के हों या केंद्र स्तर के महिला आयोग हों, सभी चाहते हैं कि मैरिटल रेप के खिलाफ कानून बने। और जिस तरह से रेप के खिलाफ 375 धारा को बनाया गया है आईपीसी के, उसी तरह से मैरिटल रेप के खिलाफ भी कानून बनना चाहिए। और अगर इसके खिलाफ में है तो वो मोदी सरकार है, आरएसएस है, और अभी सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। और हाई कोर्ट में 2 जज थे, राजीव सकधर और जस्टिस हरिशंकर। तो राजीव सकधर ने तो महिलाओं के पक्ष में अपना मत व्यक्त किया कि ये मैरिटल रेप उसी रेप की तरह है जिस तरह से कि दरिंद्रगी एक सामान्य रेप में की जाती है, वही दरिंद्रगी महिलाओं के साथ शादी के बाद भी की जाती है, और अगर ऐसा किया जाता है तो इसके खिलाफ कानून बनना चाहिए। और उन्होंने संविधान की धारा 14 और 21 का हवाला देते हुए कहा कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार है। धारा अनुच्छेद 14 के अंतर्गत सभी को, महिला को, पुरुष को, हर जाति हर धर्म के महिला पुरुष को बराबरी का अधिकार दिया गया है। इसी तरह से व्यक्तिगत अधिकार अनुच्छेद 21 में दिया गया है कि सबका व्यक्तिगत अधिकार है। तो इन दोनों अधिकारों का हनन होगा अगर इसके खिलाफ कानून नहीं बनाया जाता है। तो जस्टिस राजीव सकधर ने जो आवाज उठाई उसका जस्टिस हरिशंकर ने खंडन किया, और उन्होंने हवाला दिया कि इसका दुरुपयोग किया जाएगा। जिस तरह से दहेज से संबंधित कानून के खिलाफ दुरुपयोग किया जाता है, और शादी का मतलब ही होता है कि सेक्स करना, और अगर शादी के बाद सेक्स का प्रावधान ही खत्म कर दिया जाएगा या उसे दंडित करने के लिए रख दिया जाएगा तो शादी का मतलब ही क्या होगा, शादी नाम का इंस्टीट्यूशन ही खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट का रुख जो है वो बंटा हुआ नजर आया है, और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है। देखिए सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है कि वह मैरिटल रेप को रेप मानता है या नहीं मानता है, और अगर नहीं मानता है तो क्या दलील देता है, और अगर मानता है तो क्या दलील देना चाहेगा। और सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट की बात नहीं है, कोलकाता हाई कोर्ट, चेन्नई हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, लगभग हर एक हाई कोर्ट में इस तरह के मामले विचाराधीन हैं जिस पर मुकदमा चल रहा है, चलना चाहिए। लेकिन जब हमारे देश में अपराध माना ही नहीं जाता है मैरिटल रेप के लिए, तो इसके लिए सिर्फ वही है कि छेड़छाड़, मारपीट और पत्नी के साथ जबरदस्ती करने के कानून के तहत जो मुकदमे होते हैं वही दर्ज कर दिए जाते हैं, और उस तरह के मुकदमे
सभी लोअर कोर्ट में और सभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। क्योंकि अगर कानून बन जाता है मैरिटल रेप के खिलाफ तो निश्चित रूप से महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है, शादी के बाद उसे अपनी जागीर समझ लेते हैं और शादी को एक सर्टिफिकेट समझ लेते हैं सेक्स करने का, और शादी के बाद ये समझते हैं कि हमारा अधिकार हो गया है, जब मर्जी हो तब सेक्स करें, रात में, दिन में, दोपहर में, शाम में। और जिस तरह से लॉकडाउन पीरियड में ये बातें उभर करके सामने आई थी, एक संवेदनशील सरकार को, एक संस्था को और एक बुद्धिजीवी वर्ग को इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए और भारत सरकार को इस बात के लिए मजबूर कर देना चाहिए कि मैरिटल रेप भी उसी रेप की तरह होता है जो एक दरिंदा दूसरे लड़की के साथ, मासूम के साथ जिस तरह से पेश आता है उसी तरह से इसे भी माना जाना चाहिए। क्योंकि जिंदगी अपनी होती है और हर किसी को जिंदगी अपनी का अधिकार है। वो कब किस क्षण सेक्स को किस रूप में देख रहा है और किस समय उसके शरीर में दर्द है या कोई पीड़ा है या कोई मानसिक अवसाद है, और अगर उसका मन नहीं है तो ऐसे में वो पति अगर रेप करता है तो उसे भी रेप माना जाना चाहिए। और एक सभ्य देश में, एक सभ्य लोकतंत्र में इसके लिए जगह होनी चाहिए। और लेकिन हमारे देश में जो सरकार, मनुवादी सरकार, मनुस्मृति के आधार पर शासन कर रही है, उसकी समझ में ये सब बातें नहीं आने वाली हैं। और उसकी समझ में तो ये भी बातें नहीं आने वाली हैं कि मुस्लिम समाज यहाँ पर रहे, और मुस्लिम समाज जो हमारी साझा संस्कृति, हमारी साझा विरासत का एक हिस्सा है, आज से नहीं सदियों से, हजारों सालों से, उसे ये जमींदोज कर देना चाहते हैं, उसे उखाड़ करके फेंक देना चाहते हैं। उसके खिलाफ CAA NRC लगा करके उसे देश से बाहर भेजने की साजिश रच रहे हैं, या उसकी नागरिकता खत्म कर देना चाहते हैं, उसके राजनीतिक अधिकार को खत्म कर देना चाहते हैं, उसको दोयम दर्जे का इंसान बना देना चाहते हैं और उसे डिटेंशन कैंप में भेज करके मौत के हवाले करना चाहते हैं। तो ये हमारे देश की सरकार की सोच है और यही सोच महिलाओं पर भी लागू होती है, वो चाहे उनके घर की ही महिलाएं क्यों ना हो। क्योंकि अगर कानून बनेगा तो वो नीची जात के महिलाओं के लिए, ऊंची जात, मध्यम जात, सबके लिए बनेगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के सांसद, खास करके महिला सांसद, अगर उनकी समझ में ये बात नहीं आता है और वो पार्टी लाइन के खिलाफ नहीं जा सकती हैं, तो उन्हें महिला होने का अधिकार नहीं रह गया है या महिला सांसद कहलाने का अधिकार नहीं रह गया है। अगर इस लोकतंत्र में एक महिला दूसरे महिला के बारे में, उस महिला की पीड़ा के बारे में, उस महिला के शोषण के बारे में, उस महिला के अत्याचार के बारे में नहीं सोच सकती है, तो ऐसी महिलाओं को संवेदनशील महिला और सांसद महिला तो कहना ही, या बुद्धिजीवी महिला कहना ही बेकार माना जाए। कई ऐसे वकील हैं, महिला वकील हैं, जो कि इस पक्ष में हैं कि हाँ, कानून नहीं बनना चाहिए, अपराध नहीं बनना चाहिए, मैरिटल रेप को अपराध नहीं मानना चाहिए, इसका दुरुपयोग होगा। और जब ये कानून बन जाएगा तो अधिकांश पुरुष जेल में। अपवाद हर चीज का होता है और हर कानून का अपवाद हो रहा है। आज मुस्लिम के खिलाफ जो कुछ हो रहा है उसे आंखों से देख रहे हैं। अनुसूचित जनजाति जाति के खिलाफ जो हो रहा है आंखों से देख रहे हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के संरक्षण के लिए, उनकी रक्षा के लिए जो कानून बनाया गया है उसके दुरुपयोग को भी आप देख रहे हैं। लेकिन क्या दुरुपयोग के डर से एक बड़े समुदाय को या दुनिया की आधी आबादी को न्याय देने से रोका जाना चाहिए? क्या उनको न्याय नहीं मिलना चाहिए? जिस तरह से सदियों से वे बलात्कार और मैरिटल रेप के शिकंजे में कसी रही हैं, क्या उसी तरह से आगे भी कसी रहना चाहिए? उन्हें नहीं होना चाहिए ऐसा। और अगर ऐसी किसी की सोच है तो उसे अपनी सोच को दुरुस्त करना चाहिए और उसे मानवता के आधार पर, इंसानियत के आधार पर सोचना चाहिए कि रेप रेप होता है, चाहे वे अपनी पत्नी के साथ किया जाए या किसी अन्य लड़की के साथ किया जाए, दोनों रेप का एक तरह से वैल्यू होता है। और भारत सरकार को भी इस पर, खास करके विधि आयोग को और सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और जिस तरह से दुनिया के 150 देशों में इसे अपराध घोषित किया गया है, उसी तरह से हमारे देश में भी
मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में लाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि नेपाल एक ऐसा देश है जो कभी पहले हिंदू राष्ट्र था लेकिन आज नहीं है। वहां पर भी मैरिटल रेप के खिलाफ कानून बना हुआ है, और वहां अगर पत्नी के साथ कोई जबरदस्ती रेप करता है, जबरन सेक्स हरासमेंट करता है, तो उसे शिक्षों के पीछे भेज दिया जाता है। लेकिन हमारा देश भारतवर्ष, जहां पर कि आए दिन महिलाओं से तरह तरह के अपराध होते रहते हैं, आए दिन बलात्कार होते रहते हैं, आए दिन शोषण होता रहता है, और उसी शोषण को बनाए रखना चाहती है भारत सरकार, उसी रेप को बनाए रखना चाहती है भारत सरकार। इसीलिए महिलाओं के पक्ष में कोई फैसला नहीं लिया जा रहा। तो साथियों, अब ये मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में गया है। अब देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है और कब तक इस पर निर्णय आता है। ये जो मैंने घटना बताई है, ये मई के प्रथम सप्ताह लगभग 8-9 मई को ये घटनाएं हुई हैं कि हाई कोर्ट में मामला चला, और ये मामला जब विखंडित हो गया, 2 जजों में अलग अलग मतभेद हो गया, तो ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में लंबित किया गया है। जजों ने ही इसे सुप्रीम कोर्ट के लिए भेज दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करेगा, और जो सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा वही आखिरी निर्णय होगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट अपना हथौड़ा चलाते हुए भारत सरकार को आदेश देगा कि इसके खिलाफ कानून बनाया जाए, दुनिया के देशों में कानून बना हुआ है, तो मोदी सरकार को, आरएसएस की सरकार को कानून बनाना पड़ेगा, क्योंकि वे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं हैं, न तो मोदी हैं और न मोहन भागवत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।